तो आइए दोस्तों, ये दूसरा प्ले है जिसमें हम कोटेशंस को पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे दोस्तों। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। सबसे पहला कोट है दोस्तों, इफ द ग्रेट गॉड्स बी जस्ट दे शैल असिस्ट द डीड्स ऑफ जस्टेस्ट मैन। देखिए, ये जो लाइन है दोस्तों, ये पॉम्पे के द्वारा कही गई है। पहले इसको थोड़ा मैं पढ़ देता हूं जिससे आपको आसानी हो समझने में। इफ द ग्रेट गॉड्स आर जस्ट, जो गॉड्स हैं यानी देवी देवता हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर छोटा जी बना हुआ है, इससे मतलब लगता है कि ये देवी देवताओं की बात कर रहे हैं। तो जो भी देवी देवता है, यदि वह वास्तव में न्याय संगत हैं, ईमानदार हैं, दे विल हेल्प द मोस्ट ऑनेस्ट मैन, तब वह निश्चित ही सच्चे व्यक्ति की जो है मदद करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। ये जो बात है, ये प्ले के अंदर एंट्री होती है पॉम्पे और मेनक्रेट्स और मिनेस की। इनकी एंट्री के समय पे पॉम्पे ये बात कहता है, युद्ध की स्थिति है, वो कहता है कि यदि हम सच्चाई के साथ हैं और ईश्वर हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से ही जो गॉड हैं, देवी देवता हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। दूसरा कोट है दोस्तों, आई विल टेल यू द बार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है दोस्तों। द बार्ज सी सेट इन लाइक ए बर्निस्ड थ्रोन बर्न्ड ऑन द वाटर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट कोट है ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का। ये स्पीच जो है दोस्तों एनोबार्बस ने कही है। एनोबार्बस के द्वारा ये बोला गया है। ये पूरा 3 सेंटेंस या 3 लाइनें। आइए पहले मैं इसको आपको पढ़ देता हूं, फिर आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, एनोबार्बस बिगिंस हिज स्पीच बाय टेलिंग हिज कंपेनियंस। यहाँ पर वो अपने साथियों को, किसको, एग्रिप्पा और मिसेनस को बताता है दैट की क्लियोपेट्रास बार्ज, बार्ज मतलब होता है बट नाव, छोटी नाव, वॉज लाइक ए थ्रोन, वह एक थ्रोन के समान, एक राजगद्दी के समान थी, मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी हुई है, एज इट मूव्ड थ्रू द वाटर, जब वह पानी में, छोटी नाव में क्लियोपेट्रा जा रही थी, तब वह ऐसा लग रहा था जैसे राजगद्दी पर, सोने के राज सिंहासन पर बैठ करके जा रही हो। बर्निंग ऑन द वाटर, जो पानी में जलता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। थैंक्स टू द बर्निंग, और आगे आते हैं दोस्तों, आगे कहाँ है इसी को, द पूप डेक ऑफ द बोट वॉज कोटेड विद गोल्ड, और जो डेक था, जो अग्रभाग है, वो गोल्ड से, यानी गोल्ड से उस पर कलर हो रखा है, यानी वो गोल्ड का है, सोने का है। एंड द सेल्स वर पर्पल, और जो सेल्स हैं, जो नाव चलाने वाले हैं या जो लहरें हैं, वो पर्पल हैं। दे स्मेल्ड सो स्वीटली दैट द विंड एज इट मेड द सेल्स फ्लूटर फेल इन लव विद देम। देखिए, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एनोबार्बस क्लियोपेट्रा के नाव में बैठकर जाने के वर्णन को यहाँ पर अपने शब्दों में डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखिए, आइए लाइन पर चलते हैं। आई विल टेल यू, मैं तुमको बताता हूँ, किसको, एग्रिप्पा को और मिसेनस को। द बार्ज, वह जो नाव थी, सी सेट इन, जिसमें वह बैठी हुई थी, लाइक ए बर्निस्ड थ्रोन, वह एक जलते हुए चमकदार थ्रोन के समान, राज सिंहासन के समान प्रतीत हो रही थी। बर्न्ड ऑन द वाटर, जो पानी के ऊपर, देखिए यहाँ पे बर्न ऑन कहा गया है, इससे मतलब है कि वो जो नाव थी वो इतनी चमकदार थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि उसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा था, उससे वो ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे जलते हुए वो पानी के ऊपर आगे बढ़ रही हो। तो ये एनोबार्बस की स्पीच है दोस्तों, याद रखिएगा। आई विल टेल यू द बार्ड सी सेट इन लाइक ए बर्निस्ड थ्रोन बर्न ऑन द वाटर। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में जो कोटेशन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि कोटेशन किस राइटर का है और किस प्ले का है। तो यहां पर आप जो है प्ले जरूर याद रखिएगा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। अगला इंपॉर्टेंट कोट है दोस्तों, आई नो द डेविल
himself will not eat a woman. I know that a woman is a dish for the gods. देखिए यहां पर भी जी स्मॉल बना हुआ है, स्मॉल का मतलब देवी देवताओं से मतलब होता है। इफ द डेविल ड्रेस हर नॉट। अब पहले इसका बैकग्राउंड आप समझ लीजिए, फिर आपको आसानी होगी। देखिए ये स्थिति है दोस्तों, एक्चुअली क्लियोपेट्रा जो है मार्केट से जो एस्प है, सांप हैं, उनको खरीदने के लिए गई हुई है। उसके पास एक कंट्रीमैन है जिसके पास ये स्नेक्स हैं, तो वो उन दोनों का यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। आई नो दैट अ वुमेन इज ए डिश। मैं जानता हूँ कि एक वुमेन जो है इज ए डिश, वो एक खाने की एक भोज की भांति है, फिट ओनली फॉर द गॉड्स, जो केवल देवताओं के लिए ही उपयुक्त है। As long as the devil has not prepared the meal, जब तक कि कोई राक्षस उसको अपना भोजन न बना ले। But devils cause a lot of trouble for the gods, परंतु जो राक्षस हैं वो ज़्यादातर समस्याएं उत्पन्न करते हैं देवताओं के लिए regarding their women, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं उनको वो कब्जा लेते हैं। For every 10 वुमेन, जो प्रत्येक 10 महिलाएं हैं, द गॉड्स मेक, जिनको देवी देवता बनाते हैं, भगवान बनाता है, द डेविल्स रूइन 5, उनमें से 5 को राक्षस बर्बाद कर देता है। तो देखिए दोस्तों ये बात है। अब आपको बता दूं यहाँ पर जो है एक्चुअली जो बात हो रही है वो स्नेक के बारे में बात हो रही है। स्नेक की जो क्षमताएं हैं उसके बारे में बात हो रही है। ये कंट्रीमैन जो क्लाउन के रूप में है, ये उसको अपना जो स्नेक का पॉइजन है उसके बारे में बताता है, डिस्कशन होता है। तब वो आगे उसको एक्सप्लेन करते हुए, क्लियोपेट्रा को रोकते हुए एक्सप्लेन करता है, कहता है आई नो द डेविल हिमसेल्फ विल नॉट ईट अ वुमेन। मैं जानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो स्नेक्स हैं ये नॉर्मली इनको नहीं छेड़ा जाए तो ये किसी को काटेंगे नहीं। उससे ही रिलेटेड यहाँ पर उसने कहा आई नो, मैं जानता हूँ, द डेविल यानी जो स्नेक है, हिमसेल्फ विल नॉट ईट ए वुमेन, वह इस तरह नॉर्मल साधारण रूप से किसी स्त्री को नहीं खाएगा। आई नो दैट अ वुमेन इज ए डिश फॉर गॉड्स, क्योंकि मैं जानता हूँ एक जो महिला है वो देवी देवताओं का भोजन है। और इफ़ द डेविल ड्रेस हर नॉट, यदि डेविल ने उसको अपने लिए न चुना हो तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली ये पूरा एक स्पीच है जिसमें स्नेक्स के बारे में बात हो रही है। आपको मालूम होगा क्लियोपेट्रा ने एस्प लिया था और जो क्लियोपेट्रा की डेथ दिखाई गई है वो एस्प के थ्रू दिखाई गई है। तो यहाँ पर पूरी जो बात है दोस्तों वो उन सांपों के जहर के बारे में ये बात चल रही है। आई नो द डेविल हिमसेल्फ विल नॉट ईट अ वुमेन, आई नो दैट अ वुमेन इज ए डिश फॉर द गॉड्स इफ द डेविल ड्रेस हर नॉट। तो ये कंट्रीमैन कहता है किसे, क्लियोपेट्रा से कह रहा है अबाउट द स्नेक्स और द पॉइजन ऑफ द पॉइजनस स्नेक्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट कोट है, द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज ए लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड। देखिए यहाँ पर क्लियोपेट्रा टू कैलमियंस और इरास, इन दोनों से ये डिस्कशन चल रहा है, इन तीनों का, क्लियोपेट्रा का, इरास का और कैलमियन का। देखिए इसको समझिए पहले। सी किसिस देम, वह उनको चूमती है। इरास कोलैप्स, और तभी इरास जो है वो ढह जाती है। एंड डाइज, और मर जाती है। डू आई हैव द एस्प पॉइजन ऑन माई लिप्स। अब देखिए यहाँ पर क्लियोपेट्रा कहती है क्या मेरे होठों पर जो एस्प है उसका जहर लगा हुआ है। डिड यू फॉल, तुम इस तरह गिर गई। इफ़ यू कैन लीव योर बॉडी सो ईजीली, अगर तुम अपने शरीर को इस तरह इतनी आसानी से समाप्त कर दोगी, छोड़ दोगी, देन द टच ऑफ डेथ, तब वो कहती है आगे क्या, क्लियोपेट्रा कहती है द टच ऑफ डेथ, तो मृत्यु का जो छू करके जाना है, इज लाइक, वह तरह से है, किस तरह से, अ लवर्स पिंच विच हर्ट्स बट डिजायर, जो दुख तो देता है परंतु उसकी इच्छा की जाती है। एक लवर जो अपनी प्रेमिका को पिंच करता है
तो कई बार वो दुखद तो होता है, लेकिन प्रेमिका इसकी आशा उससे करती है, वो ऐसी भावना अपने मन में रखी रहती है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है क्लियोपेट्रा के द्वारा। डू यू लाई स्टिल, क्या आप तुम मर गए, चले गए? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इरास की बात हो रही है। इफ यू लीव लाइक दैट, अगर तुम इस तरह से जाओगे, यू टेल द वर्ल्ड दैट इट इज नॉट वर्दी ऑफ द गुड बाय, तब तुम संसार को यही बताओगे कि इस तरह से जाना कोई वास्तव में अच्छा जाना नहीं है, अच्छी मृत्यु नहीं है, ये संसार के लिए अच्छा मैसेज नहीं होगा यदि तुम इस तरह से चले जाओगे। तो देखिए, आइए आप समझते हैं लाइन को। द स्ट्रोक ऑफ डेथ, द स्ट्रोक ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु का जो आना है, मृत्यु का जो छूना है, इज ए लवर्स पिंच, मृत्यु होती तो खतरनाक है, परंतु यहाँ पर क्लियोपेट्रा कहते हैं वो लवर्स पिंच, लवर के पिंच करने के समान है, जो थोड़ा सा दुख भरा तो है, परंतु जिसकी हमारा हृदय इच्छा रखता है, कामना करता है। नेक्स्ट कोट है दोस्तों, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, जो अच्छे दिन थे, जो ब्राइट डे थे, इज डन, वो समाप्त हो गए हैं, एंड वी आर फॉर द डार्क, और हम अब अंधकार के लिए, शोक के लिए बचे हैं। तो इट इज टाइम टू एंड इट गुड लेडी, द ब्राइट डे ऑफ अवर लाइफ्स इज ओवर, जो अच्छे दिन थे वो चले गए, एंड नाउ देयर विल ओनली बी डार्कनेस, और अब केवल अंधकार ही अंधकार रह गया। ये रास टू क्लियोपेट्रा, रास की स्पीच है दोस्तों क्लियोपेट्रा से, वो कहती है इस बात को, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, कि जो अच्छे दिन हैं वो चले गए और जो खराब हैं यानी जो अंधकार है, बस अब हमारे लिए, हमारे जीवन में केवल वही बचा है। इसके बाद अगला कोट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेरिटी, अदर वुमेन क्लोय द एपिटाइट्स दे फीड, बट सी मेक्स हंग्री वेयर मोस्ट सी सेटिस्फाइज। देखिए, सबसे पहले जो लाइन आएगी एग्जाम में दोस्तों, वो इतना लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल। तो ये किसकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए समझते हैं। एक्चुअली ये एक असाइड है, एक छोटा स्पीच है, असाइड आप समझते हैं। एंटोनीज असाइड एनोबार्बस इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, एनोबार्बस कोशिश करता है समझाने की, व्हाट मेक्स क्लियोपेट्रा यूनिक्युली लवेबल एंड कंटिन्यूली डिजायरेबल, कि किस प्रकार से जो क्लियोपेट्रा है वो प्रेम के लिए है, प्रेम के योग्य है और उसकी इच्छा की जानी चाहिए। हिज ट्रिब्यूट नॉट ओनली डिस्क्राइब्स क्लियोपेट्रास परफेक्टली, वह केवल यहाँ पर क्लियोपेट्रा को परफेक्टली दर्शाता नहीं है, मतलब डिस्क्राइब उसकी, देखिए सीधा सीधा है, मैंने आपसे कहा था कि आपसे ये पता होना चाहिए किसकी पर्सनैलिटी को ये एक्सप्लेन कर रही हैं लाइनें, तो ये क्लियोपेट्रा के बारे में है, क्लियोपेट्रा की पर्सनैलिटी को इसमें एनोबार्बस के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। It also shows how closely Enobarbus shares Antony's thoughts. Many Roman soldiers despise Cleopatra, but Enobarbus understands why Antony is obsessed with her. वह जानता है कि एंटोनी क्यों क्लियोपेट्रा को प्रेम करता है, क्यों उसको पसंद करता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, सीधा सा है, देखिए इतना कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। एज जो समय है, कैन नॉट विदर हर, वह भी उसको मुरझा नहीं सकता, यानी वह भी उसकी खूबसूरती में कोई अंतर नहीं ला सकता। नॉर कस्टम स्टेल, और ना ही किसी भी प्रकार की जो रूढ़ी है, जो प्रथाएं हैं, वो उसको बासी बना सकती हैं। स्टेल का मतलब बासी होता है, यहाँ से मतलब है दोस्तों पुराने से। कोई भी प्रथा उसको पुराना या गुजरे हुए समय का नहीं बना सकती। हर इनफाइनाइट वेरिटी, यही उसकी क्वालिटी है। तो ये उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करने वाली ये पंक्ति है दोस्तों, ये एनोबार्बस ने डिफाइन किया है किसको,
क्लियोपेट्रा की पर्सनैलिटी को याद रखिएगा। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल। आगे है दोस्तों, यू शैल सी इन हिम द ट्रिपल, इंपॉर्टेंट कोट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ट्रिपल पिलर ऑफ द वर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टम्पेट्स फूल। देखिए ये फिलो की स्पीच है, फिलो की स्पीच है, और फिलो कहता है कि भैया देख लो, किसको देख लो, जो ना ट्रिपल पिलर से भी ज्यादा या ट्रिपल पिलर के समान है। किसकी बात कर रहा है? एंटोनी की बात कर रहा है। आइए मैं थोड़ा पढ़ देता हूं, फिर आपको समझने में आसानी होगी। A conversation between Philo and Demetrius, two men in Antony's retinue, begins this play। शुरुआत होती है, Philo is saying Antony's love। Philo कहता है कि जो एंटोनी का प्रेम है for Cleopatra, क्लियोपेट्रा के लिए, has turned him into a fool, उसने एंटोनी को एक मूर्ख में तब्दील कर दिया है, एक मूर्ख एंटोनी अब बन गया है। एंड स्ट्रिप्ड हिम ऑफ हिज मैरिटल डिग्निटी, और उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस केवल और केवल क्लियोपेट्रा को पाना चाहता है। एंटोनी सेज फिलो इज वन ऑफ द थ्री मोस्ट पावरफुल। देखिए ये है लाइन जिसका मीनिंग है, वो कहता है, फिलो कहता है कि एंटोनी इज वन ऑफ द थ्री मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। तीन जो सबसे शक्तिशाली लोग हैं उनमें से एक कौन है? एंटोनी है। बट ही इज गिवन अप एवरीथिंग, परंतु अब उसने सब कुछ जो है दोस्तों वो छोड़ दिया है। टू डेली विद ए होर। देखिए किसको कहा गया है ये दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में कई बार क्लियोपेट्रा को वैश्या के रूप में बताया गया है, वैश्या कहा गया है। दिस कमेंट रिफ्लेक्ट्स द रोमन्स ओपिनियन ऑफ एंटोनीज बिहेवियर। यहाँ पे जो रोमन है, जो एंटोनी का व्यवहार है उसके प्रति वो फिलो यहाँ पर कहता है कि देखिए एक अच्छा खासा इंसान जो कितना शक्तिशाली था, आज वो एक वैश्या के प्रेम में जो है एक मूर्ख के समान बन गया है। तो आइए अब लाइन समझते हैं, आपको बहुत आसानी से अब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड यू शैल सी हिम, और अब तुम उसको देख सकते हो। किसको देख सकते हो? तुम एंटोनी को देख सकते हो। द ट्रिपल पिलर ऑफ द वर्ड ट्रांसफॉर्म्ड, जो तीन शक्तिशाली लोगों में से एक था, ट्रांसफॉर्म्ड, वो अब बदल गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है इनटू ए स्टम्प्स फूल, एक वैश्या के मूर्ख के रूप में। तो ये फिलो ने कहा है दोस्तों, एंटोनी के बारे में है ये लाइन। एंटोनी का जो परिवर्तन है, जो प्रेम है क्लियोपेट्रा के प्रति, उसका जो दीवानापन है, उससे लोग परेशान हैं, और फिलो यहाँ पर उसी चीज को एक्सप्लेन करता है। आगे है दोस्तों, लेट रोम इन टिम्बर मेल्ट एंड द वाइड आर्क ऑफ द रेंज्ड एम्पायर फॉल, हेयर इज माई स्पेस। सीधा सीधा है, एंटोनी की स्पीच है। एंटोनी इतना पागल है क्लियोपेट्रा के प्रेम में कि कहता है कि रोम को बर्बाद हो जाने दो। लेट रोम इन टिम्बर मेल्ट, अगर ये नष्ट होता है ये एम्पायर तो इसको नष्ट हो जाने दो। जहाँ तक भी यह संसार है, यह जो क्षेत्र है इसका, द वाइड आर्क ऑफ द रेंज्ड एम्पायर, इस विशाल साम्राज्य का, हेयर इज माई स्पेस, उस सबको नष्ट हो जाने दो, मेरा स्थान तो यहीं पर है। वो क्लियोपेट्रा के प्रेम में इतना पागल है कि उसको कोई चिंता नहीं है अन्य किसी भी चीज़ की। ए रोमन मैसेंजर हैज़ बीन ट्राइंग टू गेट एंटोनीज अटेंशन, वह एंटोनी की अटेंशन जानना चाहता है, बट एंटोनी इग्नोर्स हिम, एंटोनी उसको इग्नोर कर देता है। रोम इंडीड द होल रोमन एम्पायर, यहाँ पर ये पूरे रोमन एम्पायर की बात हो रही है, मीन्स नथिंग टू हिम नाउ, अब उसके लिए सारे एम्पायर का कोई वजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। वो ही सेज, वह कहता है, हिज प्लेस इज हेयर विद क्लियोपेट्रा, उसके लिए तो बस क्लियोपेट्रा ही सब कुछ है। हु केयर्स अबाउट मैसेंजर्स, कौन परवाह करता है उस मैसेंजर की। द एटीट्यूड कन्फर्म्स फ्लोज ऑब्जर्वेशन दैट एंटोनी केयर्स फॉर क्लियोपेट्रा मच मोर देन द रोम। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि वो रोम की उसको बिल्कुल परवाह नहीं है, उसको जो परवाह है एंटोनी को, वो किसकी परवाह है, वो केवल और केवल क्लियोपेट्रा की चिंता में है।
तो एंटोनी की ये स्पीच है दोस्तों, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। द डेथ ऑफ एंटोनी is not a single doom. It is the name ले a moiety of the world. देखिए समझिए इस बात को। सीजर एक्ट 5 सीन फर्स्ट में सीजर की ये स्पीच है दोस्तों। When such a great man dies, जब इस प्रकार के महान लोग मरते हैं, there should be a thunder clap, तब बहुत बड़ा विनाश होता है। The fractured world in its confusion should send lions into the city streets and humans into the wilderness to live in lions' dens. This isn't the death of one man, it is the death of half of the world. देखिए कि एंटोनी का मरना अकेली मृत्यु नहीं है, उसका मरना अपने आप में आधे संसार का समाप्त हो जाना है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है दोस्तों सीजर के द्वारा कि द डेथ ऑफ एंटोनी, जो एंटोनी की मृत्यु है, इज नॉट ए सिंगल डूम, वह केवल एक विनाश नहीं है, एक बर्बादी नहीं है, एक व्यक्ति की हानि नहीं है। इन द नेम, इसके साथ, इस मृत्यु के साथ, ए मोइटी, जो आधा भाग है ऑफ द वर्ल्ड, वो भी समाप्त हो गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट कोट है ये, अच्छा कोट है, सीजर के द्वारा इसको कहा गया है। अब है दोस्तों, एटर्निटी वाज इन अवर लिप्स एंड इन अवर आईज। अनंतता, शाश्वतता, वाज इन अवर लिप्स, हमारे होठों पर और हमारी आंखों में। ये आप समझ गए होंगे बात। प्लान चल रहा है, पूरा सुसाइड करने का प्लान चल रहा है। हाँ, तो क्लियोपेट्रा, इरास और इनकी तैयारी चल रही है भाई। तो देखिए ये शुरुआती लाइनें हैं, हालांकि क्लियोपेट्रा स्पीक्स दिस poignant line during the quarrel with Antony, who has just told her he must leave for Rome. देखिए अभी अभी क्या हुआ है कि इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, किसमें, क्लियोपेट्रा में और एंटोनी में। Who has just told her, जिसने अभी अभी बताया है एंटोनी को, एंटोनी ने क्लियोपेट्रा के कि उसको रोम जाना है। She believes, वह विश्वास करती है, and pretends to believe, और ऐसा बहाना भी बनाने लगती है। His reason for the trip is to see his wife again. उसका और कोई उद्देश्य नहीं है, वह अपनी वाइफ को देखना चाहता है। Here she reminds Antony of the blissful world. यहाँ पर वह याद दिलाती है एंटोनी को blissful world, इस संसार के बारे में। They used to share before Antony turned into such a heartless deceiver. जब एंटोनी एक ऐसा कठोर व्यक्ति नहीं बना था, उससे पहले की बात। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको बता दूं, क्लियोपेट्रा जो है उसको रोकने की कोशिश कर रही है, उसको बता रही है। हाँ, और उसको बताते समय एक बहुत ही अच्छी लाइन वो बोलती है, एटर्निटी, अनंता, वाज इन अवर लिप्स एंड इन अवर आइज, हमारी आंखों में होती है। हम अपने चाहने वाले को अपनी आंखों के द्वारा, यानी अपने आंखों में महसूस करते हैं, और हम उन ख्वाबों को हमेशा अपनी आंखों में सजाए रखते हैं। तो एटर्निटी वाज इन अवर लिप्स एंड अवर इन अवर आइज। नेक्स्ट है दोस्तों, दिस इज बेटर प्लेइंग विद अ लॉयंस वेल्प देन विद एन ओल्ड वन डाइंग। देखिए एनोबार्बस की स्पीच है, अच्छी स्पीच है दोस्तों। ये एक असाइड है। इट इज सेफर टू टॉय विद लॉयन, वो कहता है कि ये ज़्यादा अच्छा है कि एक लॉयन के बच्चे के साथ आप खेलकूद कर लें, उछल कूद कर लें, देन एन ओल्ड डाइंग लॉयन, एक बूढ़े मरते हुए शेर के साथ खेलने की तुलना में। वो कहता है कि जो मरता हुआ शेर है ना, वो खतरनाक होता है। तो दिस इज बेटर प्लेइंग विद लॉयंस वेल, कि ये ज़्यादा अच्छा हुआ कि एक बच्चे के साथ, एक लॉयन के बच्चे के साथ खेल कूद कर लिया जाए, देन विद एन ओल्ड वन डाइंग, किसी मरते हुए शेर की तुलना में, क्योंकि वह एक बच्चे की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होता है।
तो ये एनोबार्बस की स्पीच है दोस्तों, असाइड के रूप में है ये, ध्यान रखिएगा। द बेटर प्लेइंग एनोबार्बस वेल्प लॉयंस वेल्प, इससे आप कनेक्ट कर लीजिए इसको। शेर के बच्चे की बात लॉयंस वेल्प के साथ खेलने की बात एनोबार्बस ने की है। अगला कोट है दोस्तों, माई सैलड डेज व्हेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट कोल्ड इन ब्लड। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। क्लियोपेट्रा को अपने बीते हुए दिनों की याद है दोस्तों, और आप जब इस प्ले को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑलरेडी क्लियोपेट्रा के कितने अफेयर हैं पूरे प्ले में, आप देखिएगा। क्लियोपेट्रा's maid had just reminded her she used to love जूलियस सीजर। वो याद दिलाती है उसकी मेड कि आप पहले जूलियस सीजर से प्रेम करती थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा ऑल्सो द सीक्वल ऑफ जूलियस सीजर। एज मच एज शी क्लेम्स टू लव एंटोनी नाउ, और उतना ही प्रेम अब आप एंटोनी से करती हो। क्लियोपेट्रा स्कॉफ्स एट द कमेंट, और कहती है शी वॉज मच टू यंग टू नो वाट लव वाज। Charlotte Days is a wonderful example of Shakespeare's gift for coining new expression। तो सीधे सीधे वो अपने पुराने प्रेम की बात करती हैं। माई सैलेड डेज, अपने जो पुराने दिन हैं उन दिनों में। When I was green in judgment, जब मैं युवा थी तब मेरे जो निर्णय थे वो मेरे को प्रभावित करते थे। कोल्ड इन ब्लड, और मैं बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपने जीवन के उन पलों को याद करती हूँ जब मैं किसको, सीजर को मैं लव करती थी, और उसी तरह के फीलिंग्स जो हैं अब मेरे अंदर वो एंटोनी के लिए हैं। आपको उसमें पता होना चाहिए, कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन, क्लियोपेट्रा एंटोनी से पहले किसके साथ थी, यानी किसके साथ उसका अफेयर है दोस्तों, तो वो यहाँ पर मेंशन है इस प्ले में जूलियस सीजर। और कई बार इसमें इसको बड़ा ही मतलब क्या कहते हैं, एब्यूजिंग वर्ड्स के साथ क्लियोपेट्रा को उसमें दर्शाया गया है। आगे है दोस्तों, द ओट्स इज गॉन एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट रिमार्केबल बीनीथ द विजिटिंग मून। अब कुछ भी नहीं बचा है। बीनीथ द विजिटिंग मून, देखिए क्या कहा है, बीनीथ द विजिटिंग मून, इस यात्रा करते हुए चंद्रमा की रोशनी के नीचे, यानी इस चंद्रमा के नीचे अब कुछ भी नहीं बचा है। तो क्या बात है दोस्तों, ऐसा क्या हो गया? देखिए, एंटोनी हैज जस्ट डाइड, एंटोनी मर चुका है। एंड क्लियोपेट्राज वर्ड हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड, everything has become flat and ordinary, and every person is just like every other person. No one unique in is left on earth. The transience of the moon makes the world even more desolate। अब कहते कि क्लियोपेट्रा कहती जब एंटोनी नहीं रहा तो अब कुछ भी नयापन नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया है। अब चंद्रमा की गति भी मेरे को प्रभावित नहीं करती। एवरीथिंग इज ओल्ड, सब कुछ पुराना है, बदला हुआ है, अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो नयापन जिसके अंदर हो। तो द ओल्ड इज गॉन, देयर इज नथिंग लेफ्ट रिमार्केबल, अब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको नोट किया जाए, जिसको महसूस किया जाए, जिसको याद किया जाए, जिसमें इंडल्ज हुआ जाए। बीनीथ द विजिटिंग मून, इस गति करते हुए चंद्रमा की रोशनी के नीचे। आगे है दोस्तों, नाउ बोस्ट दी डेथ इन दाई पोजेशन लाइज ए लास अनपैरल्ड। देखिए, अब ये कैरमियन की स्पीच है दोस्तों, दोनों की मृत्यु हो गई। एक्ट 5 चल रहा है। द स्नेक्स पॉइजन हैज डन इट्स वर्क, स्नेक का जो पॉइजन है उसने अपना काम कर दिया है। एंड क्लियोपेट्रा इज रीयूनाइटेड विद एंटोनी, और क्लियोपेट्रा भी अब एंटोनी के पास जा चुकी है इन डेथ, और दोनों ही मिल गए यानी कि मृत्यु के पश्चात। एज कैरमियन क्लोजेज द आइज ऑफ हर मिस्ट्रेस, अब यहाँ पर वो क्लियोपेट्रा की जो आइज हैं उनको बंद करती है।
शी टेल्स द वर्ड ऑफ द डेड, इट हैज जस्ट एक्वायर्ड वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल वुमेन इन हिस्ट्री। और आपको मालूम है कि बहुत ही रिमार्केबल उसको बताया जा रहा है केयरमैन के द्वारा। कैरमिन्स यूजेज ऑफ द इनफॉर्मल लास, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है लास दोस्तों। इससे पता लगता है जो क्लोजनेस है कैरमिन की किसके साथ, क्लियोपेट्रा के साथ, उसका यहाँ पर मेड जो है उसका पता लगता है। तो ये काफ़ी क्लोजनेस इनमें दिखाया गया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं लाइन को। नाउ बोस्ट दी डेथ इन दाई पोजेशन लाइज, मृत्यु इन दाई पोजेशन लाइज अ लाश। अब एक लाश का मतलब होता है दोस्तों युवा, महिला, स्त्री। अब वो भी अनपैरल्ड, बिल्कुल एंटोनी के पास पहुंच गई है। वो भी, उसने भी ये संसार छोड़ करके एक यूनाइटेड वो हो गए हैं। कौन कौन? एंटोनी और क्लियोपेट्रा, वो आपस में मिल गए हैं। तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये कैरमियन के द्वारा क्लियोपेट्रा के मृत्यु के बाद कही गई है। एक और कोट है दोस्तों, छोटा कोट है और अच्छा है। सेलेडिटी इज नेवर मोर एडमायर देन बाय द नेग्लिजेंट। ये क्लियोपेट्रा ने कहा है दोस्तों, एक्ट 3 सीन 7 में। क्या है देखिए, सुनिए। जल्दबाजी इज नेवर मोर एडमायर्ड, इसकी कुछ अन्य प्रशंसा, यानी जल्दबाजी की अगर कोई प्रशंसा की गई है तो बस एक ही प्रशंसा की गई है कि उसको अनदेखा किया गया है। सभी लोग कहते हैं जल्दबाजी करना अच्छा नहीं होता, तो इससे अधिक और कोई इसकी प्रशंसा नहीं है। तो ये जो बात है दोस्तों, ये जो लाइन है, ये क्लियोपेट्रा की है। इसको आप सीधे सीधे याद रखिए। क्लियोपेट्रा सेड सेलिडिटी इज नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय द नेग्लिजेंट, कि इसको केवल अनदेखा किया जाए, जल्दबाजी को, तभी अच्छा है। अगला है दोस्तों, आई फाउंड यू एज ए मॉर्सल कुड अपॉन डेड सीजर्स ट्रेंचर। देखिए, थोड़ा सा झगड़े का मूड एंटोनी का, एक्ट 3 सीन 13 में। दीज आर द क्रूलेस्ट वर्ड एंटोनी सेज टू क्लियोपेट्रा इन द एंटायर प्ले। सबसे कठोर शब्द हैं ये एंटोनी के क्लियोपेट्रा के लिए। ही हैज जस्ट फाउंड वन ऑफ सीजर्स मैसेंजर। देखिए सुनिएगा, ये वही बात आ गई दोस्तों, ओथेलो वाला सीन है कुछ कुछ। he had just found one of Caesar's messenger, Tydeus kissing Cleopatra's hand। वो किस करता है, क्लियोपेट्रा के हाथ को चूमता है, और ऐसा देख करके एंटोनी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। एंटोनी जम्प्स टू द कंक्लूजन क्लियोपेट्रा हैज सोल्ड हिम आउट, कि उसने उसको छोड़ दिया है, और वो निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। देखिए बिल्कुल ओथेलो वाला सीन है। हियर ही इज कॉलिंग हर ए लेफ्ट ओवर ऑफ जूलियस सीजर विद होम शी हैड ए प्रीवियस अफेयर एंड अ सन। अब वो यहाँ पर आरोप लगाता है कि आप क्लियोपेट्रा, जो कि आपका पहले ही जूलियस सीजर के साथ में अफेयर रहा है और एक बेटा भी आपको उससे है ना, तो उसी कमेंट करता है, जलाता है, सीधे सीधे बात बोलता है। आई फाउंड यू ए मॉर्सल, मैं तुमको एक ऐसे निवाले की भांति देखता हूं। कोल्ड अपॉन डेड सीजर्स ट्रेंचर, जो डेड सीजर, यहां पर डेड सीजर कहा गया है। कोल्ड अपॉन डेड सीजर्स ट्रेंचर, जो ट्रेंचर है, जो गवारूपन है उस सीजर का जिस पे तुम पहले मरती थी, तुम उसी का बचा हुआ टुकड़ा हो। हाँ, तो देखिए वही बात कमेंट के रूप में यहाँ पर उसने कही है। किसको? एंटोनी ने कहा है, किसके लिए? क्लियोपेट्रा के लिए। आई फाउंड यू ए मॉर्सल, मैं तुमको एक निवाले, एक झूठे निवाले के रूप में पाता हूं। किसके? सीजर के। आई एम डाइंग, इजिप्ट डाइंग। आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूं, इजिप्ट मर रहा है, इजिप्ट नष्ट हो रहा है। सीधे सीधे लाइन याद रखिएगा दोस्तों, एंटोनी की स्पीच है। एंटोनी इज सेइंग आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूं, इजिप्ट मर रहा है।
द ब्रेकिंग ऑफ सो ग्रेट ए थिंग शुड मेक अ ग्रेटर क्रैक। बड़ी चीज, द ब्रेकिंग ऑफ ग्रेट थिंग, जो टूटना है, जो दरार पड़ना है, किसी बड़ी चीज का बिखरना है, शुड मेक अ ग्रेटर क्रैक, वो एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जब बड़ी चीज, कोई बड़ी बिल्डिंग गिरती है तो निश्चित रूप से वो बड़ी तबाही लाती है। सीजर कहता है ये, और क्यों और कब आइए समझते हैं। सीजर हैज जस्ट लर्न एंटोनी हैज कमिटेड सुसाइड। सीजर को पता लग गया कि एंटोनी ने सुसाइड कर लिया है, अभी अभी सूचना मिली है। ऑल्दो दे हैव बीन एनिमीज रिसेंटली ही इज शॉक्ड बाय द न्यूज। अभी दुश्मन होने के बावजूद भी वह इस न्यूज से जो है बड़ा ही शॉक्ड है। ही इज शॉक्ड टू दैट द वर्ल्ड सीम्स अनटच्ड बाय एंटोनीज डेथ। Why hasn't such a devastating loss caused the earth to crack open? क्यों इतनी बड़ी हानि हुई है कि धरती ने भी अपना सीना चीर दिया है। द स्टेटमेंट रिवील सीजर्स रेस्पेक्ट फॉर एंटोनी, और यहाँ पर सीजर का जो रेस्पेक्ट है एंटोनी के लिए वो यहाँ पर दिखाई देता है। टू सम डिग्री ही शेयर्स इन द लवर्स फीलिंग that they are larger than life and their actions are of divine significance। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि सीजर की लाइन है, सीजर ने यहाँ पर रेस्पेक्ट दिया है द ब्रेकिंग के, इतना महान व्यक्ति, ऑफ सो ग्रेट थिंग शुड बी, उसका टूट जाना, उसका चले जाना निश्चित रूप से एक बड़ी हानि है, एक ग्रेटर क्रैक, एक बड़ी दरार है जो धरती के बीच में पड़ी है। हालांकि यहाँ पर धरती के बीच से मतलब नहीं है, यहाँ क्षति से है, बड़ी हानि से मतलब है दोस्तों। तो ये सीजर की लाइन है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों, गिव मी माई रोब, पुट ऑन माई क्राउन, आई हैव इमॉर्टल लॉन्गिंग्स इन मी। और इसके बाद यहां से इंपॉर्टेंट है, नाउ नो मोर द जूस ऑफ इजिप्ट्स ग्रेप शैल मोइस्ट दिस लिप। देखिए ये वही सीन है दोस्तों, एक्ट 5 का सीन है, मरने की तैयारी है पूरी क्लियोपेट्रा की। और यहाँ पर कह रही है, आओ दोनों, इरासे और कैलमियन से आओ, मुझको यूनिफॉर्म ड्रेसअप करो, मुझे सजाओ। और अब निश्चित रूप से वो समय आ गया है कि अब हमें आगे जो इजिप्ट के ग्रेप हैं उनका जूस कभी भी पीने नहीं मिलेगा, और वो जूस अब मेरे होठों को जो है दोबारा से मॉइस्ट यानी सॉफ्ट नहीं बना सकता। क्योंकि यहाँ पर जो आगे प्लान है दोस्तों, वही आपको मैंने बताया सुसाइड का एस्प्स के द्वारा। तो क्लियोपेट्रा एक्सप्रेसेस हर एक्सेप्टेंस ऑफ एंड कंट्रोल ओवर हर डेथ इन अ पार्टिकुलरली लिरिकल वे टू ड्रेसिंग। वो कहती कि आओ मुझे सजाओ, एंड रीडिंग हर सेल्फ फॉर इमॉर्टलिटी, और तैयार करती है अपने आप को आगे आने वाला जो समय है उसके लिए। ऐसी व्यूज द आर्ट आफ्टर लाइफ, हाँ, जैसे कि वो अपने बाद का समय उसको वो महसूस कर रही हो, अपनी मृत्यु के समय को। एज मच एज सी हैड लव्ड रूलिंग इजिप्ट एंड द लाइफ शी हैज लेड, नाउ हर आई इज ऑन बीइंग विद हर बिलव्ड फॉर एवर। अब वो कहती कि मेरा जो समय है मैं निश्चित रूप से अपने प्रेमी के साथ हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाऊंगी, उसके साथ रहूंगी। दोस्तों बड़ा ही ना अजीब ये एक वर्क है, ट्रेजेडी है, बहुत उठा पटक है। कभी शक होगा कि क्लियोपेट्रा धोखेबाज है, वो भाग गई है एंटोनी को छोड़ करके, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। कभी उसको वेश्या बताया गया है, और कई बार ऐसी चीज़ें इसमें देखने को है भी कि कई बार लगता है कि हाँ सच में ऐसा ही है। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट कोट्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। और वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।